हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो चैप्टर हम कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ रहे थे अभी तक, उसके PYQs करेंगे फ्रॉम 2013 से 2020 तक में जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से जिस भी ईयर में पूछे गए हैं उनको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि जो लेक्चर्स हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं एक सीरीज़ में, एक कॉन्सेप्ट वाइज चले हैं, तो वो सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे एंड कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा खासा मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिससे कि कोई भी एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए नीट एग्ज़ाम का या फिर किसी अदर मेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एम्स का हो गया या फिर कोई भी XYZ एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं एज अ सिलेबस में मेंशन होते हैं, तो वहाँ पर हमारा कोई भी टॉपिक जो है छूटना नहीं चाहिए और साथ ही साथ उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी नहीं छूटना चाहिए। सो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से बना के अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं कि जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है इसमें हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ पर मैं अगर यदि इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस तरीके से ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। ओके, 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। इस तरीके से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कशन हम ऑलरेडी वीडियो में जो है लेक्चर के थ्रू कर चुके हैं। सो ये हमें लंग्स का स्ट्रक्चर दे दिया है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी मैं कोई भी चैप्टर कंप्लीट करती हूँ उसके बाद उसके PYQs करती हूँ तो वहाँ पर मैं एक टिप ज़रूर देना चाहती हूँ बच्चों को कि जब भी PYQ सॉल्व करें, ठीक है, चाहे वो एग्जामिनेशन वाला टाइम हो या फिर उससे पहले प्रैक्टिस टाइम हो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है बहुत अच्छे से ध्यान से और उससे ये निकालना है पहले कि करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है, राइट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है हमसे, वो चीज़ जो है उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जब हम वो चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान में रखेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो ये है कि जो हमारे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि मे भी गलत हो सकता है बहुत हड़बड़ी में, या फिर कभी कभी होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अरे ये स्ट्रक्चर देखा, ये तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और उसके स्टेटमेंट देख लिए, लेकिन क्वेश्चन में इतना ध्यान नहीं दिया कि उसने करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा है। तो ये कुछ कुछ टिप्स होते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को फॉलो करने चाहिए जब भी क्वेश्चन PYQs लगा रहे हैं उस टाइम पर भी, क्योंकि जब हम PYQs लगा रहे हैं तो हमारी माइंड ऑफ स्टेट जो है वो बहुत रिलैक्स कंडीशन में होती है एज कंपेयर टू इन एग्जामिनेशन हॉल। जब हम उसमें बैठकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे होते हैं उसके कंपैरिजन में जब PYQs लगा रहे हैं बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर यदि हम ये वाली हैबिट स्टार्टिंग से ही डेवलप करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 से 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं जिसमें हमें A, B, C एंड D ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और उन 4 स्टेटमेंट में से हमें एक स्टेटमेंट जो है वो निकाल के लाना है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हमें पता है कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो है। लेबल A, B, C एंड D इस तरीके से लेबल किया हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन निकालना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कि कौन सा जो है करेक्ट फंक्शन या फिर करेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, उसके बारे में। जैसे कि A जो है यहाँ पर ये
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ट्रैकिया का स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि ये एक स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कुछ सी शेप की, इनकम्प्लीट सी शेप की जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो इस तरीके से इसको कवर करके रखती है। उसके बाद यहाँ पर बी जो है उसमें आई थिंक प्लूरल मेम्ब्रेन जो थी इस तरीके से लंग्स के दोनों लंग्स के आउटर और इनर साइड इस तरीके से प्रेजेंट थी, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कह रहे थे, जो कि डबल मेम्ब्रेन थी। ये इसके बारे में है। सी जो है उसमें हमसे एल्वियोलाई, एल्वियोलस जो स्ट्रक्चर है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। एंड डी जो है वो है हमारा डायफ्राम से रिलेटेड। अब अगर यदि हमने डिटेल का लेक्चर जो है वो अटेंड किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ये सारी की सारी जो रीज़न है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनके फंक्शंस जो हैं वो हमें अच्छे से पता होंगे। अगर यदि नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑलरेडी लेक्चर वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, कभी भी जाके देख सकते हैं। बट PYQ सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी मज़ा आता है PYQs को सॉल्व करने में। ये यहाँ पर बात कर दी गई 4 रीजंस की, इसमें से हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन निकालना है। तो मूव करते हैं हम अपने स्टेटमेंट जो दिए हैं क्वेश्चन में उसकी तरफ। सो फर्स्ट रीज़न जो था ए, जिसमें मैंने बताया कि ट्रैकिया के बारे में हमसे इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रैकिया जो है मैंने बताया कि ये एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग जो है इसको सराउंड करके रखती हैं। तो ए स्टेटमेंट जो है वहाँ यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देखी है, ए ट्रैकिया, ये बात ठीक है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। यहाँ पर देखो कितनी छोटी सी बात जो है वो दे दी गई है और इसी की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है हमारा रॉन्ग हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये कंप्लीट नहीं होती हैं, ये इनकम्प्लीट होती हैं, शी शेप की होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि ट्रैकिया जो है उस पर प्रेजेंट होती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। तो इस वजह से इतनी छोटी सी माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है हमारा गलत। उसके बाद बात की गई है बी वाला जो था, वहाँ पर हमसे बोला गया था प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में। सो इस तरीके से जो लंग्स हैं उसके सराउंड में डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे थे। सो सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कोहेशन अगेंस्ट रबिंग। सबसे पहली बात तो ये कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के सराउंड प्रेजेंट होता है, रिब्स के सराउंड नहीं। ये यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये सराउंड करता है रिब्स को, तो रिब्स को तो नहीं करता, लंग्स को सराउंड करता है प्लूरल मेम्ब्रेन। सो इस बेसिस पर ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है गलत। उसके बाद सी जो ऑप्शन था उसमें ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा एल्वियोलाई, एल्वियोलस का, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। सो सी एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही बात की गई है कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन वॉल्ड होता है, ये भी पता है। और एक्चुअल में जो गैसेस का एक्सचेंज या फिर गैसेस का जो डिफ्यूज़न होता है, प्राइमरी साइट जो होती है गैस के डिफ्यूज़न की, गैसेस के एक्सचेंज की, वो क्या होती है, यही पर्टिकुलर रीज़न एल्वियोलाई, एल्वियोलस, कुछ भी बोले हम इसको, यही होती है। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें एकदम से करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट फंक्शन जो है वो बताया गया है एल्वियोलाई का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तो ये हो जाता है, लेकिन सी लास्ट ऑप्शन जो है उसको भी हम देख सकते हैं, डी लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सो लंग्स का जो लोअर एंड है वहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, लंग्स को ही नीचे धकेल देता है, लोअर डाउन कर देता है लंग्स को, जबकि ऐसा नहीं होता। लंग्स में जब
जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और जो हमारे लंग्स हैं, जो रिब्स हैं, वो क्या है, लिफ्ट अप हो जाती हैं। सो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग डायफ्राम। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कौन से स्टेटमेंट में मिलती है, वो मिलती है थर्ड स्टेटमेंट में एल्वियोलाई के रिगार्डिंग। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सी, एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है और उसमें किस तरीके से स्टेटमेंट को डिज़ाइन किया गया है और कितना डीप में हमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपने क्लियर रखने हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी, समझ में आया होगा। एंड इसी तरीके से अगर यदि वीडियोस, कंटेंट, PYQ कंटेंट सब कुछ अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे 2014 में। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बात की गई है कि अप्रॉक्स 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है absorbed by the blood will be transported to the lungs। ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एब्जॉर्ब की जाती है ब्लड में, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है फिर लंग्स में। तो ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, एज अ बाइकार्बोनेट। ये ऑलरेडी हम कल नहीं, शायद परसों, उससे पहले वाला सेकंड जो लास्ट वीडियो है उसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। सो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। और इसी के साथ साथ क्या है कि कॉन्सेप्ट का जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस तरीके से PYQs करने से। तब करने PYQs जब हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, पढ़ा हुआ होगा टॉपिक, तब करें PYQs, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है PYQs करने का। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाता है फोर्थ, एज अ बाइकार्बोनेट। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद लंग्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है एज बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2016 का है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज। जो एल्वियोलाई था जहाँ पर हमने टॉपिक किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहाँ पर एक्चुअल में हमने एक टेबल में हमें गिवन डेटा था, टेबल में मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। ये इस पर्टिकुलर टेबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है। हमें दिया हुआ है एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर और उसको कंपेयर किया गया है ब्लड के पार्शियल प्रेशर से। सो एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड का, चाहे वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म का हो चाहे ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का हो, दोनों के ही केस में एल्वियोलाई का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोर देन होता है ब्लड से। सो इसी पर्टिकुलर टेबल से वो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चलो क्वेश्चन जो है उसकी तरफ भी मूव कर लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज इक्वल टू दैट इन द ब्लड। ब्लड के इक्वल होता है? नहीं होता। ब्लड चाहे प्योर फॉर्म का हो चाहे इम्प्योर फॉर्म का हो, किसी में भी एल्वियोलाई के पार्शियल प्रेशर के बराबर तो नहीं होता। मोर देन दैट इन द ब्लड, यस। जो पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई रीजन में ऑक्सीजन का, वो ब्लड के पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होता है। ये हम टेबल में भी अभी की अभी जस्ट देख के आ चुके हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मोर देन दैट इन दी ब्लड। जितना ब्लड में पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई वाले रीजन में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है
लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीद एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन दी लंग्स। जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं करते, एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं, और कुछ ना कुछ एयर का अमाउंट जो है वो हमारे लंग्स में रह जाता है, विच कैन बी एक्सपेल्ड बिकॉज, विच कैन नेवर बी, जो कि कभी बाहर नहीं निकलता। मीन्स कुछ ना कुछ अमाउंट तो हमारे लंग्स में एयर का प्रेजेंट ही होता है। ऐसा किस रीज़न की वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो पुल कर रहा होता है लंग्स की जो वॉल्स हैं उनको। सो क्या होता है? नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो पुल करता है लंग्स की वॉल्स जो है उनको। इसी वजह से कुछ ना कुछ एयर का अमाउंट जो है वो क्या है, लंग्स में रह जाता है, कभी भी बाहर नहीं निकलता। सो करेक्ट आंसर क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 से पूछा गया है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोलाई। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब जो हमारे लंग्स हैं वो एयर फिल्ड सैक जो है उससे, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उससे बने हुए होते हैं। अगर यदि हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन ब्रीद आउट भी कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? वो एयर जो कि कुछ ना कुछ एयर जो है रिमेनिंग रह जाती है हमारे लंग्स में इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था तो वहाँ पर हमने ये भी समझा था कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? एयर का वो वॉल्यूम जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी करते तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है एयर का हमारे लंग्स में रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं करते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं हमने वो सारे के सारे उनका एक्सप्लेनेशन, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको उसी पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज जितने भी हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है अपने जो वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड किया गया वहाँ पर कहीं ना कहीं हम सब कुछ पढ़कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। 2018 से पूछा गया है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। 2 कॉलम दे दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में जो दिया हुआ है उसी की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कॉलम 2 में, उनको मैच करके हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकालना है। तो ये जो है टाइडल वॉल्यूम जो है उसकी बात की गई है। तो जब हम टाइडल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो इसका एवरेज वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? 500 ml। ठीक है, 500 ml टू 550 या 600 ml तक ये वॉल्यूम होता है। तो टाइडल वॉल्यूम जो है उसके लिए हमें इनमें से देखना है कि किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें दिया हुआ है 500 टू 550 ml वॉल्यूम। सो ये जो है ए का क्या हो जाता है करेक्ट मैच? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, जिसको हम शॉर्ट में IRV के नाम से जानते हैं। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000 ml तक जो है वो वॉल्यूम होती है IRV की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। सो बी जो ऑप्शन है उसका करेक्ट मैच क्या हो जाता है? 1। उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV के नाम से जानते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 ml तक।
ये होता है ERV। सी का क्या हो जाता है, 4th वन। उसके बाद बचता है डी, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 ml होती है। सो डी का क्या हो जाता है, सेकंड। अब इस तरीके का हमें इतने में से इस तरीके का जो स्टेटमेंट होगा जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 दे रखा होगा, वही पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वही पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है ए का 1, तो ए का 1 तो नहीं है, सो इस तरीके से ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सेकंड वाला जो है यहाँ पर हमें दे रखा है ए का 3, ये हमारा ठीक है, इससे मैच कर रहा है। बी का 1 बिल्कुल सही है, सी का 4 बिल्कुल ठीक है, और डी का 2। सो करेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट मैच हो जाता है इस जो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर में दी हुई है उसके रिगार्डिंग। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जितने भी PYQs पहले कराए हैं उसमें भी बताया है, अभी भी बता देती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें टाइम सेव करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैच किया ए का 3, बी का 1, ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, लेकिन श्योरिटी जो है 100 के 200% होनी चाहिए कि ये दोनों एकदम हमारे करेक्ट हैं। जैसे ही हमारे पास इतनी दो ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम मैच करना शुरू कर देते हैं। अगर यदि हम मैच कर रहे होते तो ए में फर्स्ट ऑप्शन में ए का 1 दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, जो कि हमने ऑलरेडी हटा दिया। फिर क्या है कि ए का 3 दिया हुआ है, बी का 1 दिया हुआ है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक था। लेकिन दूसरे ऑप्शंस में ए का 3, बी का 2 दिया हो, तो इस तरीके से ये तो गलत हो गया, और ए का 4 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शंस का आंसर एकदम 200, 100,000 कितना भी बोला जाए उतने % श्योरिटी अगर हो तो हम क्या कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको टिक करके आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते थे। उतना और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम बचाने के चक्कर में गलत नहीं करके आना है, सही करके आना है, क्योंकि एक गलत करने पर 5 नंबर जाएंगे और एक सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से भाई हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं करना है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगी क्यों ना जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है उसको एकदम करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1100 ml रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक एथलीट की बात की गई है जिसमें उसके लिए बताया गया है कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या है, उसकी 500 ml है, और उसके बाद उसकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो कितनी है, 1000 ml। वॉट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, उसकी हमसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है ये पूछा गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है सॉल्यूशन के लिए, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो हमें टाइडल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml। दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1500 ml। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर 1 1500 ml, ठीक है, जो कि हमसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में पूछा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी सिंपल सी बात है कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 2 मिनट क्या विद इन सेकंड ये क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतना सा फॉर्मूला टाइप बोल सकते हैं हम, ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो बराबर होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, जो कि हमें ऑलरेडी दोनों डेट जो कंटेंट है इन्फॉर्मेशन है दी हुई है, दोनों को ऐड करना है, 500 ml आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अब ये कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो पूछा है। कितनी अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता, रॉन्ग पूछा है राइट पूछा है, और
पता नहीं दिमाग कौन सी उसमें दुनिया में खोया हुआ होता है, काम कर रहा होता है और गलत करके आते, मोस्टली होता है ऐसा। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना है, क्या पूछा गया है वो चीज़ हमें अच्छे से अप्लाई करनी है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज इट इज़ लाइन, एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन छाप दी है और जो कि करेक्ट बात है। जो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर जो है इस पर डिपेंड करती है। जब अगर यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो ये बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें गलत नहीं दिया है, एकदम करेक्ट दिया है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमने ये जो देखा था इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो तो हाई होना चाहिए, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर्स, ये सब के सब इंटरफेयर करते हैं इस बाइंडिंग में। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कैसे होने चाहिए, लो होने चाहिए, और कौन सी वाली जगह पे, एल्वियोलाई में, तब ही ये बाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो सेकंड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है उसको अफेक्ट करती है, उसके साथ इंटरफेयर करती है, बिल्कुल करती है जी। हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एल्वियोलाई वाले रीजन में अगर यदि ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कैसे फेवर कर देगी, जब ये लो होगी तब फेवरेबल होती है कंडीशन इसके फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इसमें जो है हमसे उल्टा ही बोला गया है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी एल्वियोलाई में, तब ये फेवर करेगा ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऐसा नहीं होता है, जब हायर की जगह पर ये अगर लोअर होता तो फेवर करता। तो और रॉन्ग स्टेटमेंट ये हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसके लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। जब एल्वियोलाई वाले रीजन में अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो होगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था और रॉन्ग स्टेटमेंट हमें कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस तरीके से ये हुआ हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है 2020 हाँ अच्छा 2020 का हो गया, 21 में पूछा ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग। सो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। सो ये पूरा का पूरा लाइन जो है वही पूरी की पूरी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं और एज इट इज़ लाइंस जो हैं बिल्कुल एक भी वर्ड जो है इधर से उधर नहीं हुआ है, उसी क्वेश्चन बना के दे दिया। तो जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो एवरी 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है टिश्यूज़ में, तो वहाँ पर वो 5 ml ऑक्सीजन जो है
उसको टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है। सो ये जो डैश है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक पहुंचती है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। सो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर विद PYQs हो जाता है हमारा सॉल्व। आई होप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर की जो सीरीज़ है रिगार्डिंग टॉपिक्स रिगार्डिंग PYQs अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। कंटेंट भी अच्छा खासा मैंने प्रोवाइड किया है, NCERT से ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है कि अदर बुक्स से भी हम पढ़ सकते हैं इफ़ हमारे पास टाइम है तो, लेकिन अगर यदि जब बहुत ज़्यादा कम टाइम हो और हमें रिवाइज वाले मोड में रहना है या फिर प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, 2 साल से लगे पड़े हैं और अब एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, तो शॉर्ट नोट्स बना के उसके छोटे छोटे उनको जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को लिख के माइंड में रख के उसके बाद उनको हम एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज कर सकते हैं और इस तरीके से PYQs जो हैं उनको भी सॉल्व करने में उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो कंटेंट अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा फॉर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम या फिर उससे भी आगे जब हर साल नीट का एग्ज़ाम होता है, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। सो उसके लिए भी बने रहिएगा, उसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसी तरीके से उसके भी PYQs करेंगे। एंड कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी उससे सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं, लाइक मिलते हैं, वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, तो उससे सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं तो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर ही रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।